Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of the middleman and especially in reference of wholesaler and retailer. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एक लेक्चर आपसे डिस्कस किया था जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएरीज को आपसे डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उन मिडिलमैन में से या इंटरमीडिएरीज में से होलसेलर और रिटेलर के कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये तो दो मेन पर्सन्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ मिडिलमैन भी अवेलेबल होते हैं और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। तो पहले हम आज कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इन रेफरेंस ऑफ द होलसेलर्स। क्या मतलब होता है होलसेलर्स का? द होलसेलर्स आर दोज मर्चेंट्स हु एक्ट एज इंटरमीडियरी बिटवीन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और वी कैन से मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स ऑन वन साइड एंड रिटेलर्स और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स ऑन द अदर साइड। यानी कि एक तरीके से ये गुड्स की सप्लाई के रिलेशन में एक लिंक का काम करते हैं। किसके बीच में? बिटवीन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, या हम इनको मैन्युफैक्चरर्स या इंपोर्टर्स का नाम दे सकते हैं, और दूसरे होते हैं रिटेलर्स या फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। यानी कुल मिला के ये डायरेक्टली कंज्यूमर्स को गुड्स को सेल नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, एक तरफ तो ये मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर से, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, या फिर इंपोर्टर से गुड्स को परचेस करते हैं, ठीक है, और फिर उन गुड्स की सप्लाई को रिटेलर्स या फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स तक एंश्योर करते हैं। दे जनरली बाय गुड्स and commodities in large quantities with a view to sell them to the retailers who further sell them to individual consumers on a piecemeal basis। जो ये होलसेलर्स है ये जनरली गुड्स और कमोडिटीज को लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करते हैं। ये स्मॉल क्वांटिटीज परचेज नहीं करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की या गुड्स एंड कमोडिटीज की, ये इनकी लार्ज क्वांटिटीज को परचेज करते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है इसके पीछे? ये रिटेलर्स को सेल करते हैं। और ये किस तरह से? स्मॉल स्मॉल लॉट्स में। ये तो खुद तो परचेज करते हैं लार्ज लॉट्स में, लेकिन ये रिटेलर्स को स्मॉल लॉट्स में गुड्स को सेल करते हैं। और पर्पस क्या होता है इनका? इनका पर्पस होता है गुड्स की अवेलेबिलिटी को रिटेलर्स तक एंश्योर करना। और ये रिटेलर्स क्या करते हैं? ये रिटेलर्स इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को फर्दर सेल करते हैं, यानी कि फाइनल बेसिस पर ये इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को गुड्स को अवेलेबल कराते हैं, और वो भी स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस की जो डिफरेंट मार्केटर्स के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं इन रेफरेंस टू द होलसेलर्स। पहले डेफिनेशन इसके अंदर दे रखी है अकॉर्डिंग टू वेबस्टर। क्या कहा था वेबस्टर ने? होलसेलर मीन्स अ मर्चेंट मिडलमैन हु सेल्स चीफली टू रिटेलर्स, अदर मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल यूजर्स मेनली फॉर रिसेल और बिजनेस यूज। यानी होलसेलर का मतलब उन्होंने बताया कि ये एक मर्चेंट मिडलमैन होता है जो मेन रूप से रिटेलर्स और अदर मर्चेंट्स को या फिर इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल यूजर्स को गुड्स सेल करता है। और पर्पस क्या होता है इसका? इसका पर्पस या रिसेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गुड्स एंड कमोडिटीज को इनको अवेलेबल कराता है। तो ऐसे पर्टिकुलर मर्चेंट मिडलमैन को हम होलसेलर का नाम देते हैं। ओके, द सेकंड डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होलसेलर सेल टू अदर मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल यूजर्स, बट दे डू नॉट सेल इन सिग्निफिकेंट अकाउंट्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। कुल मिलाकर उन्होंने एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी जिसमें उन्होंने कहा जो होलसेलर है वो अदर मर्चेंट्स जैसे कि इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल यूजर्स को गुड्स सेल करता है, लेकिन होलसेलर्स किसी भी कीमत पर अल्टीमेट कंज्यूमर्स को गुड्स सेल नहीं करते हैं। ये उन्होंने अपनी एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी। इट मीन्स वी कैन से दैट wholesaler
इज अ पर्सन हु बाइज गुड्स इनवेरिएबली इन लार्ज क्वांटिटीज एंड सेल्स देम टू द रिटेलर्स इन स्मॉल लॉट्स। यानी कुल मिला के होलसेलर वो पर्टिकुलर पर्सन है जो लार्ज क्वांटिटीज में इनवेरिएबल गुड्स को परचेज करता है और उसको रिटेलर को स्मॉल लॉट्स में सेल करता है। तो हम इस पर्टिकुलर पर्सन को होलसेलर का नाम देते हैं। तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ होलसेलर। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के बेसिस पर हम होलसेलर के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स को यहां काउंट कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स है ये? द फर्स्ट फीचर इज होलसेलर परचेजेस द गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। यानी कि होलसेलर को अगर गुड्स परचेज करने हैं तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करेगा, क्योंकि इसको सेल करना होता है किसको? रिटेलर को। तो अगर रिटेलर को सेल करेगा तो उसके लिए जो गुड्स है वो डायरेक्टली परचेज करता है, यानी कि इसके बीच में कोई भी और दूसरा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करता है और उससे वो इन पर्टिकुलर गुड्स को परचेज कर लेता है। सेकेंड वन इज द परचेजेस द गुड्स जनरली इन लार्ज क्वांटिटीज, दैट इज ऑल्सो होलसेलर का नाम दिया हमने, होल प्लस सेलर। यानी कि दिस इज अ पर्सन हु इज परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटीज। ये स्मॉल क्वांटिटी में परचेज नहीं करता है ये, बल्कि लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को होल प्रोड्यूसर से परचेज करता है। क्लियर? थर्ड फीचर, मेंटेन वेयर हाउसेज एंड गोडाउन्स एट डिफरेंट प्लेसेस। क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स को परचेज करता है, तो ऐसा तो नहीं कि उसने आज परचेज करा और तुरंत के तुरंत उसके सारे प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे। इट विल टेक सम टाइम, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है जो चलती रहती है मार्केट के अंदर, क्योंकि उसका एक बिजनेस है, ये इसकी ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग बिजनेस है जिसको उसे फॉलो करना है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, कॉन्टिन्यूस वे में फॉलो करना है। तो इसके लिए क्या करेगा, वो अपने गुड्स को प्रॉपरली सेफ रखने के लिए और स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेज और गोडाउन्स को मेंटेन करता है एट डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि जहां जहां उसे लगता है, कोई एक ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेस उसने फिक्स कर रखा है, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर्स की लोकेशंस क्या क्या है, या कस्टमर्स की नहीं, रिटेलर्स की लोकेशन क्या क्या है, और उन लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हुए वो डिफरेंट टाइप के प्लेसेस पर अपने वेयरहाउसेस और गोडाउन्स को मेंटेन करता है, जिससे कि रिटेलर्स तक गुड्स की इजी अवेलेबिलिटी और टाइमली अवेलेबिलिटी को एंश्योर कर सके। इसीलिए वो डिफरेंट टाइप के प्लेसेस पर अपने वेयरहाउसेस और गोडाउन्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करता है, जिससे कि गुड्स को प्रॉपर्ली सेफ रखा जा सके फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, द नेक्स्ट फीचर इज डील इन प्रोडक्ट्स ऑफ अ सिंगल और सम लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स। क्योंकि इसको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं, तो ये क्या करता है, मोस्टली सिंगल प्रोड्यूसर से डीलिंग को फॉलो करता है, या फिर अगर रिसोर्सेज इसके पास ज़्यादा अवेलेबल होते हैं तो ये लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स को लार्ज क्वांटिटीज में परचेज करता है। क्योंकि अगर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करना है तो उसके लिए रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल वे में वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो जितने उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, ज़्यादातर सिंगल प्रोड्यूसर या सिंगल मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट्स में डील करता है। लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में रिसोर्सेज है तो वो क्या कर सकता है, वो एक से ज़्यादा भी मैन्युफैक्चरर के गुड्स को परचेज कर सकता है लार्ज क्वांटिटीज में। लेकिन ये नंबर्स क्या होते हैं, बहुत लिमिटेड होते हैं, 2, 3, 4 मैक्सिमम, लेकिन इससे ज़्यादा वो अपने अकाउंट में मैन्युफैक्चरर्स को ऐड नहीं करता है, क्योंकि उतना ही ज़्यादा उसको रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना होता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द sometimes make grading of the goods under their own name or brand। जब मैंने आपसे ब्रांडिंग के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने एक टाइप बताया था आपको, एंड दैट टाइप वाज द मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। क्या होता है, कभी कभी जो मार्केट में मैन्युफैक्चरर है वो सिंपली गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और वो किसी भी ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे होते हैं, और ये अपने होलसेलर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक अपना ब्रांड नेम फॉलो करें और अपने ब्रांड नेम के बेसिस पर प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करें। ये कब पॉसिबल होता है, जब मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में होलसेलर की रेपुटेशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो उस समय मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स के सेल करने के लिए अपने होलसेलर पर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो उस केस में जो होलसेलर्स हैं वो खुद का एक
ब्रांड नेम क्रिएट करते हैं या अपने नेम के बेसिस पर गुड्स की ग्रेडिंग करते हुए उन्हें मार्केट में सेल करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द होलसेलर। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज द लो मार्जिन और प्रॉफिट बट हाई सेल्स। इनका जो मार्जिन होता है या जो इनका प्रॉफिट होता है या कमीशन भी हम कह सकते हैं, दैट इज वेरी लो। बहुत कम मार्जिन पर ये मार्केट में वर्क करते हैं या बहुत कम प्रॉफिट पर ये मार्केट में वर्क करते हैं, लेकिन इनके पास जो सेल्स होती है वो हाई लेवल पर होती है और इस हाई लेवल की सेल्स के बेसिस पर ये मार्केट में मैक्सिमम रेवेन्यू को गेन करते हैं और उस रेवेन्यू के बेसिस पर लो मार्जिन या लो प्रॉफिट पर यूनिट होने के बावजूद भी ये मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन करने में कैपेबल होते हैं, क्योंकि एक होलसेलर है, वो एक कंप्लीट टेरिटरी को कवर कर रहा है जिसके अंदर अ नंबर ऑफ रिटेलर्स ऑपरेट कर रहे हैं और उन नंबर ऑफ रिटेलर्स को जब वो स्मॉल लॉट्स में गुड्स अवेलेबल कराता है तो ऑटोमेटिकली जो उसका गुड्स का कंजम्पशन है या रेवेन्यू है वो मैक्सिमम लेवल तक सेल हो जाता है और जब वो हाई सेल्स को अचीव कर लेता है तो ऑटोमेटिकली लो मार्जिन या लो प्रॉफिट के साथ में भी उसका जो टोटल प्रॉफिट रहता है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द ऑक्यूपाइज स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन चैनल्स। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन किसकी होती है? होलसेलर की होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर अपने गुड्स को कंप्लीटली सेल करने के लिए किस पर डिपेंडेंट है? अपने होलसेलर पर, क्योंकि होलसेलर उससे लार्ज क्वांटिटीज में जब गुड्स को परचेज करेगा तो उसको पेमेंट भी करेगा। तो एक तरीके से एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है होलसेलर, किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। तो इसी वजह से प्रोड्यूसर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है उसका होलसेलर, क्योंकि उससे वो बल्क में परचेज कर रहा है गुड्स को और उसके साथ साथ उसको रैंडम पेमेंट अवेलेबल कराता है, यानी क्विक पेमेंट अवेलेबल करा रहा है और फिर वो रिस्क ले रहा है मार्केट का और उसके साथ साथ वो रिटेलर्स को भी स्मॉल लॉट्स में अवेलेबल करा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने की वजह से जो होलसेलर है उसकी पोजीशन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल पर होती है। क्लियर। And the last one is the provides information and advisory services to manufacturer and retailers। सबसे बड़ी बात क्या है कि डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है और एडवाइजरी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, किसको? मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर्स को। और ये सारी इंफॉर्मेशन जो होलसेलर है वो इनको अवेलेबल कराता रहता है। मार्केट में प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या होगी, किस टाइम प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन रिटेलर्स को चाहिए होती है होलसेलर से, ये होलसेलर अवेलेबल कराता है उनको। इस तरह से मैन्युफैक्चरर हमेशा ये जानने में उत्सुक रहते हैं कि उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंज्यूमर्स का फीडबैक क्या है, तो उस फीडबैक के रिगार्डिंग भी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन होलसेलर्स अपने मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को अवेलेबल कराता रहता है। तो इस तरह से जो होलसेलर है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है। ओके, थैंक यू।